हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज स्टार्ट हम कर रहे हैं 13th नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था, नवीनतम आंकड़े। ठीक है, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बिहार इकोनॉमिकली कैसा है, यहाँ परचेजिंग पावर क्या है, मतलब समझ रहे, पैसे से रिलेटेड होगी जो भी बातें होंगी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वो क्या है, राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण, जो 2022 और 23 में किया गया था। तो इसमें सारा चीज़ याद रखना जरूरी नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही याद रखिए जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बाकी को पढ़ना जरूरी नहीं है। पहला आपको याद रखना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 का क्या रहा। तो ये क्या रहा है, अनुमानित रहा है, अनुमानित किया गया कितना, 8,98,228 करोड़। 8,98,228 करोड़ रखा गया है, मतलब अनुमानित किया गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद इतना होने वाला 23-24 के अंदर। समझिए, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार का देखो कितना, बहुत कम है। अगर स्टेट के मामले में देखो देखो, लेकिन ये 2021-22 का रिपोर्ट है। मैं चाहूँगा सारे बच्चे 2023-24 का देख लें। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे 21-22 का कितना था, 54,383 रुपये, काफ़ी कम है। तो प्रति व्यक्ति आय इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि अदर जो स्टेट है या अदर सिटीज़ जो है वहाँ पे लाखों में प्रति व्यक्ति आय। समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे समृद्ध जिला कौन कौन सा है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है। तो देखो यहाँ पे पटना है नंबर 1 पे। इसका प्रति व्यक्ति आय कितना, 1,15,240 रुपया, 39 रुपया, 1,15,239 रुपया। सेकेंड नंबर पर बेगूसराय आता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना है, 45,497। सीधे देखो इसका आधा है। तो ये भी गड़बड़ चीज़ है कि बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं जो काफ़ी रिच हैं, कुछ जिले हैं जो कि देखो सेकंड नंबर वाले के बीच में इतना डिफरेंस है। जो लास्ट वाला वो सोचो सर कितना खराब हो गया सीधे। थर्ड नंबर में मुंगेर जिला आता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना है, 42,793। तो टॉप 3 जिले हैं जिसके प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम है। ठीक है, अब आता है प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब जिले कौन से हैं। तो सबसे गरीब जिला देखो यहाँ सीतामढ़ी है, 20,631 रुपया है प्रति व्यक्ति आय, कितना कम है एज कम्पेयर टू पटना। देखो 1,15,000 है और यहाँ ओनली 20,000 है। उसके बाद आता है अररिया सेकंड लास्ट पे, 19,527 रुपया। और तीसरे नंबर पे आता है सबसे लास्ट में, यानी कि नीचे से तीसरे नंबर, तो शिवहर आता है 18,692 रुपया के साथ। तो ये है स्थिति। तो ये थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे बिहार का प्रति व्यक्ति पूछेगा तो याद रखना, वो लगभग कितना था, 54,383 रुपया। और ये सारा जो रिपोर्ट है 2020-21 का रिपोर्ट है, ध्यान देना। ठीक है, और जो ये प्रति व्यक्ति आया था ये 21-22 का रिपोर्ट था। तो मैं चाहूँगा कि सब आप 23-24 का न्यू वाला आप लोग सर्च करके देख लेंगे। लेकिन टॉप 3 जिले जो होंगे यही होंगे, पटना, बेगूसराय और मुंगेर ही मिलेगा। सिर्फ ये जो रुपया में है थोड़ा सा फर्क आने वाला। और टॉप 3 लास्ट भी ये 3 आपको दिखाई देंगे, सीतामढ़ी, अररिया और शिवहर। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली था। ये राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण में सिर्फ इतना याद रखिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बिहार बजट जो था 23-24 में आया था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। पहला है कि बजट पेश किसने करा था। तो वित्त मंत्री ने करा था, जिनका नाम था विजय कुमार चौधरी। कब किया गया था, तो 1 मार्च 2023 को किया गया था। बिहार बजट 2023-24 कब लागू किया गया, 1 मार्च 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। याद रहना होना चाहिए, याद रहेगा। कुल व्यय कितना खर्च करा गया बजट के ऊपर, तो 2,61,885 करोड़। 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट बना, कुल व्यय इतना हुआ। इसमें देखो, इसमें बहुत सारा व्यय है कि बहुत बहुत सेक्टर में देखो व्यय क्या है, जैसे कि राजस्व व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया, योजना व्यय हो गया, ये दिस दैट है। तुमको सिर्फ एक ही पूछेगा एग्जाम में, वो सिर्फ याद रखना है कि राजस्व व्यय कितना हुआ, ये सिर्फ आपको याद रखना है। तो राजस्व व्यय जो किया गया था वो 2,07,848 करोड़ रुपया किया गया था, जो सबसे मैक्सिमम यही किया था, राजस्व व्यय ही किया जाता है। लगभग ये पूरे व्यय का कितना परसेंट रहता है, 79.3%, लगभग 80% रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विगत वर्षों में बजट क्या रही है। तो विगत वर्षों वर्ष से बजट मतलब पिछले साल जो बजट था उससे कंपेयर करके देखा गया है। तो पिछले साल के कंपेयर में कैसा बजट है, ये है। ठीक है, तो विगत वर्ष के कंपेयर में देखेंगे तो ये देखिए 24,194,291,1 करोड़ रुपये का वृद्धि करा गया है। यानी जो पिछला बजट था उसमें 24,194 करोड़ जोड़ा गया, यानी कि ओनली 10% का इंक्रीमेंट किया गया है एज कम्पेयर टू पिछले साल। जो पिछले साल का बजट था उससे 10% इंक्रीमेंट करके इस बार जो बजट लाया गया है।
ठीक है। तो एक डायरेक्ट सवाल आएगा कितना परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया पिछले साल के बजट से, तो डायरेक्ट बोलिएगा 10% का। कितना पैसा भी पूछ सकता है, तो याद रखना 24,194 करोड़ रुपये एडअप करा गया। ठीक है। अब आते हैं राजकोषीय घाटा क्या रहा है, तो राजकोषीय घाटा भी याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब नहीं याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा याद रखना होगा आपको। राजकोषीय घाटा जो रहा है 25,567.84 करोड़, यानी कि 25,567 करोड़ रुपया ये राजकोषीय घाटा रहा। ठीक है, ये याद रखना है। अब राजस्व बजट याद रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। राजस्व बचत कितना हुआ था, तो 4,478.97, यानी लगभग 4,479 करोड़ रुपया। ठीक है, 4,479 करोड़ रुपया ये राजस्व बचत हुआ है। राजकोषीय घाटा पूछेगा तो 25,567 या 568 बोलिएगा, 25,568 करोड़। और फिर आपके कितना वृद्धि हुआ था ये याद रखना है। ये मतलब जो भी मैंने पॉइंट आपको बताया, लगभग कितने 5-6 पॉइंट में बताया, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। बजट पेश किसने करा, कुल व्यय कितना हुआ, कुल बजट मतलब कि बजट कितने का था, राजस्व व्यय पे कितना खर्चा करा गया, विगत वर्ष यानी पिछले साल से कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है, फिर राजकोषीय घाटा क्या रहा है बिहार का, और राजस्व बजट कितना हुआ है, बस। ठीक है। तो ये था बिहार का बजट 2023-24, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। लिखा गया वार्षिक योजना यानी स्कीम उद्यान में महत्वपूर्ण विभाग को विभागीय वितरण, यानी कि जो बजट आया, जो पैसे आए, ठीक है, तो हर एक सेक्टर में तो दिया जाएगा, है कि नहीं। जो योजना वगैरह बनाए जाएंगे तो हर एक सेक्टर में पैसे बांटे जाएंगे। तो देखना है आपको, ये तो सारा आपको याद रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछता था इसमें, इसमें आपको इसकी यूज नहीं कर सकते हैं। ये 16 है जो सेक्टर है, 16 के 16 आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन से विभाग को कितना पैसा दिया गया। टॉप में जो आता है वो बिहार में शिक्षा के लिए पैसे लगाए गए हैं। शिक्षा के लिए 40,451 करोड़ का बजट रखा गया है, सोच लो। इसीलिए कारण जो है टीचर वगैरह की वैकेंसी वगैरह जो है ये सब थोड़ा सा शिक्षा के मामले में थोड़ा सा इंप्रूव किया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि बजट ही काफ़ी ज़्यादा था। शिक्षा में इस बार सबसे ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करा गया है, 40,451 करोड़, समझ गए। स्वास्थ्य में इन्वेस्ट किया गया सेकंड नंबर पर 16,966 करोड़। उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए करा गया है 15,452 करोड़। फिर गृह के लिए, यानी कि गृह सुरक्षा मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ शांति बनाए रखने के लिए, जैसे गृह मंत्री हो तो गृह मंत्री का काम तो जानते ही हो क्या होता है, राज्य में शांति बनाए रखना, है कि नहीं। तो गृह के लिए खर्च करा गया है 14,266 करोड़। फिर ग्रामीण कामों के लिए अलग से करा गया है 11,568 करोड़। देखो ग्रामीण विकास अलग है और ग्रामीण कार्य अलग है, तो ध्यान देना इसमें। 11,568 करोड़। ऊर्जा के लिए यानी कि एनर्जी के लिए खपत करा गया है 11,536 करोड़। एनर्जी में सब सारे आ जाएंगे, थर्मल, सोलर वगैरह जो भी पेट्रोल वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है। पंचायती राज के लिए खर्च करा गया है 10,419 करोड़, यानी कि पंचायत को डेवलपमेंट वगैरह कराने के लिए, समझ गए। नगर विकास के लिए करा गया थोड़ा सा कम है 9,709 करोड़, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नगर सब डेवलप है। फिर भी नगर तो यहाँ काफ़ी कम ही है बिहार के अंदर, इसलिए पैसे भी कम लाए गए हैं। 9,709 करोड़ नगर विकास के लिए। समाज कल्याण के लिए जो खर्च करा गया है, करने की डिमांड रखी गई 8,210 करोड़। पथ निर्माण के लिए, यानी कि रास्ता बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए, तो ये 5,919 करोड़। आपदा प्रबंधन के लिए यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के लिए है 5,265 करोड़। भवन निर्माण के लिए, यानी कि सरकारी भवनों की बात की जा रही है, तो भवन निर्माण के लिए अलग से करा गया 4,721 करोड़ का बजट रखा गया। वही जल संसाधन की बात करते हैं तो ये है 4,368 करोड़। फिर बात करते हैं कृषि के लिए, थोड़ा सा कम है, तो सैड न्यूज़ है, कृषि के लिए ओनली 3,639 करोड़ है। वही बात करते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के अभियंत्रण मतलब होता है इंजीनियरिंग। ठीक है। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के लिए करा गया है 2,340 करोड़ रुपये खर्च करा गया। ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना होगा। टॉप 3 में कौन है ये याद रखना है जरूरी है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा करा गया तो याद रहेगा आपको ऐसे ही कि 40,551 करोड़ याद रहेगा। फिर स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, टॉप 3 तो आप याद रखना है कंपलसरी, बाकी कहीं से भी जीके पूछता है, इसलिए पूरा हम चाहते हैं कि आप रट जाओ। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कृषि इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, लेकिन पूरा आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था हमारा बजट का बंटवारा कैसे किया गया था। ठीक है। अब आगे समझते हैं कि रुपया देखो क्या होता है। हम लोग टैक्स देते हैं, फिर सरकार को सब्सिडी भी मिलता है, कैसे कैसे क्या होता है, मतलब रुपया कैसे जाता है केंद्र के पास और कैसे आता है राज्य सरकार के पास, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते होंगे। मतलब रुपया आता है, रुपया कैसे आता है, राज्य सरकार के पास रुपया कहाँ से आएगा, थोड़ी अपने आप डेवलप होगा, नहीं। यहाँ बोले केंद्रीय करों में से राज्य का अंश होता है 39.20%, यानी कि जो सेंट्रल सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, हर एक राज्य से क्या करती है, हर एक राज्य के हर एक व्यक्ति से टैक्स लेता है। सेंट्रल टैक्स अलग होता है, देखो एक सेंट्रल टैक्स होता है, एक स्टेट टैक्स होता है। तो सेंट्रल अपना अलग टैक्स लेता है, जैसे कि आप जीडीपी देखते हो, मतलब कि आप जीडीपी बोल रहा हूँ,
क्या उसको बोलते हैं, जीएसटी के बारे में। हाँ, जीएसटी आप कहीं कहीं से आप बिल निकालते हो मॉल वगैरह कहीं से, तो वहाँ देखिएगा जीएसटी दोनों लेता है, राज्य सरकार भी लेती है और आपका केंद्र सरकार भी लेती है, दोनों बराबर बराबर लोग लेती है। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि दोनों सरकारें क्या हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार क्या करिए आपसे टैक्स वसूल रही है। ठीक है, तब इसमें जो रुपया आता है वो केंद्र सरकार जो अपने आपसे जो टैक्स वसूला, सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार, उसका वो 39.20% वो राज्य सरकार को लौटा देता है। जैसे वो 100 रुपये कम 100 रुपये आपसे टैक्स लिया भारत सरकार, तो उसमें से वो 39 रुपया आपको भेज देगा, आपको नहीं बल्कि राज्य सरकार के पास आएगा वो, एज ए सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में, समझ गए। नहीं नहीं, सब्सिडी के रूप में नहीं, डायरेक्ट वो छट के आ जाएगा, मतलब उस पर पूरा हक केंद्र सरकार का नहीं होगा, डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपको क्या है 39 रुपये के राज्य सरकार को मिलना चाहिए और मिलता भी है। ठीक है, अब केंद्र सरकार से सहायता अनुदान भी मिल जाता है। सहायता मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार करती है हेल्प करती है हर एक राज्य को, या जो पिछड़ा राज्य है उसको भी हेल्प करती है। तो केंद्र सरकार की सहायता से हमारा जाता है 20.37% होता है हमको पैसा। सोच लो 20% हम क्या करते हैं, केंद्र सरकार हेल्प भी करती है एक्स्ट्रा में, लीजिए आप गरीब हैं आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमको पैसा कहाँ से, राज्य सरकार का जो कर राजस्व है, देखो जो राज्य सरकार ने टैक्स वसूला उससे 18.96%। देखो राज्य सरकार ओनली 18% अपने कर का इस्तेमाल कर रही है, मतलब उससे पैसा वापस कर रही है। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार के पैसे लिए तो उसमें से जो 18.96% है वो आपको राज्य सरकार क्या करेगी, इस्तेमाल कर जाएगी, मतलब लोगों के लिए हो जाएगा पैसा, समझ गए। फिर आता है लोक ऋण। अब लोग ऋण वगैरह लेते हैं। ठीक है, अब ऋण लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि फ्री में ऋण लेंगे, कुछ तो ब्याज देंगे, तो ब्याज से पैसा आता है 18.82%, यानी कि लोक ऋण से इतना आता है, समझ गए। लोक ऋण मतलब ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार क्या हो सकती है, ये क्या बोलते हैं ऋण लेता हो केंद्र सरकार से, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो लोक ऋण से लगभग कितना 18.82% आते हैं। ठीक है, राज्य कर भिन्न राजस्व, इससे आते हैं 2.48%, ऋणों की वसूली से आते हैं 0.16%, यानी राज्य सरकार ने किसी को ऋण दिया तो वसूली करेगा तो उससे आएगा 0.16%। ये लोक ऋण मतलब हो गया कि ये राज्य सरकार जो है सेंट्रल से पैसा लगी ऋण पे, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं था कि राज्य सरकार ऋण दे रही जो हाँ है ऋणों की वसूली से यहाँ लिखा हुआ है वो काफ़ी कम आता है, 0.16% आता है। लेकिन लोक ऋण का मतलब होता है राज्य सरकार ऋण लेगी, समझ गए। तो ऐसे ऐसे पैसा आता है, टोटल 100% पैसा जो है आपका ऐसे आता है खर्च होने के लिए, मतलब जो बजट है तो बजट के लिए जो भी है ऐसे ऐसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तभी पैसा आने का प्रोसेस हो गया कि जितना हम केंद्र सरकार ने टैक्स लिया उसका 40% रिटर्न कर दिया केंद्र सरकार, फिर क्या करती है आपको सब्सिडी भी देती है 20%, फिर राज्य सरकार जो आपसे कर लिया उसका 18% आपको रिटर्न कर दे रही है। फिर लोक ऋण यानी कि राज्य सरकार अपने राज्य के इंप्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं ऋण भी लेता है 18% लगभग। फिर राज्य का कर जो है भिन्न राजस्व से वहाँ से लेता है, फिर क्या करता है ऋणों के वसूली से लेता है 16%, 0.16%, समझ गए। तो ये तो रुपया आने का प्रोसेस है, आपके पास रुपया आ गया। अब देखो हम लोग को रुपया जाता भी है, टैक्स के रूप में तो जाता ही है कि नहीं। हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे जो है ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं रुपया का जाना। रुपया कैसे जाता है आपके पास से, सामाजिक सेवाओं के उससे 38.1% जाता है रुपया जाता है, सोच लो। यानी कि सामाजिक सेवा का मतलब आप कुछ भी मतलब अच्छे काम कर रहे हो, जैसे टीचिंग वगैरह हो गया, ये सब सामाजिक सेवा के अंदर आता है। सामान्य सेवाओं से 28% जाते हैं, 28.38%। आर्थिक सेवाओं से 24.01%, लोक ऋण से 9% जाते हैं, ऋण एवं पेशगियाँ से 0.47 जाते हैं, सहायता अनुदान अंशदान से कुछ लोग क्या करते हैं हेल्प भी करते हैं राज्य सरकार को, लीजिए ना हम फ्री में पैसा आपको देना चाह रहे हैं, तो वही लिखा हुआ सहायता अनुदान या अंशदान से 0.01% जाते हैं, समझ गए। तो इससे रुपया जाता है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है, इससे सवाल बिल्कुल भी नहीं आएगा एग्जाम में, तो टेंशन नहीं लेना, समझ में आए तो भी सही, नहीं आए तो भी सही, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए क्लियर कर देना। रुपया कैसे आता है रुपया कैसे जाता है कोई मतलब नहीं है किसी को, लेकिन सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि ये एक पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट मैं चाहूँगा याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ये केंद्रीय करों से राज्य का अंश कितना होता है। अगर सेंट्रल ने अगर टैक्स वसूला है किसी राज्य से किसी राज्य में, तो उसका कितना परसेंट उस पर राज्य का हक है, तो लगभग 39% पैसे पे राज्य का हक है। ये थोड़ा याद रखिएगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बस ये एग्जाम में आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बजट 2023-24 जो आई थी उसकी मुख्य बातें बात कर लेते हैं। ये तो मैंने थ्योरेटिकल बात कर रहा था कितना रुपया कितना कैसे कैसे खर्च हुआ, कितना कितना आया, क्या क्या आया, है कि नहीं। लेकिन अब डिटेल से थोड़ा सा बात कर लेते हैं बजट 2023-24 से, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बजट जब लाया तो कोई दिमाग में मोटो रखा जाता है कि हम इसलिए बजट ला रहे हैं, इतना इधर इस सेक्टर में विकास करना है, इस सेक्टर को अच्छा करना है, ये सोच के बनाया जाता है बजट। ऐसा नहीं बजट लाया पैसा खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो वही कुछ नया नया चीज़ें का मतलब सोचा जाता है। तो देखते हैं क्या क्या सोचा गया। तो पहले तो आपको पढ़ा था आपने कि शिक्षा पे 40,551 करोड़ खर्च करा गया। तो कैसे खर्च कर रहा है भाई,
तो देखो कैसे खर्च कर रहा है बिहार सरकार। बीपीएससी के जरिए बोल रहा है कि 49,000 जो खाली सीटें भरी जाएगी। सोच लो, और भरी भी जा रही है कि नहीं। बीपीएससी के जरिए 49,000 खाली सीटें भरी जाएगी, जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का योजना भी बनाया गया है। बीपीएससी में क्या लिखा, 29,000 भर्तियाँ निकाली जाएगी, और बीटीएससी के अंदर 12,000 भर्तियाँ होगी। समझ गए, ये पहले बजट में ही तय था और पूरा भी किया गया। आपने देखा भी होगा कि टीचर की वैकेंसी निकली है, बिहार एसएससी की वैकेंसी निकली है। समझ गए, तो ये था मोटो, और ऐसा करा गया सर राज्य सरकार द्वारा। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य सरकार ने काम करा है इसमें, है कि नहीं। ये तो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार की महिलाओं को नारी शक्ति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग में अगर आप पास कर जाते हैं, उत्तीर्ण कर जाते हैं, तो 1,50,000 रुपये दिए जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नारी शक्ति योजना लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा इस बजट के अंदर। ठीक है, इसके तहत आपको क्या किया जाएगा, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, यानी जो सेंट्रल लेवल का होता है, तो आपको 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको क्या क्या बोलते हैं, मतलब गिफ्ट के रूप में। ये मान लो आपको 1 रुपया, जैसे आप पास कर जाओ आपको 1 रुपये में 1,00,000 मिले। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए, थोड़ा ध्यान देना। अगर आप बीपीएससी पास करते हो ना, जो बिहार सरकार की जो होती है लोक सेवा परीक्षा, अगर बीपीएससी क्वालिफाई करते हो तो आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कितना अच्छा है। पढ़िए भी, क्वालिफाई कीजिए तो आपको सरकार पैसे भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है। तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। या तो यूपीएससी निकालिए तो बीपीएससी निकालिए। यूपीएससी निकालोगे तो आपको राज्य सरकार 1,00,000 रुपये दे रही है, बीपीएससी क्वालिफाई करो तो आपको राज्य सरकार 50,000 रुपये दे रही है। तो लड़कियों को थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि आपके लिए तो गिफ्ट है। अच्छा से पढ़ोगे, अच्छा से आपको पैसा भी मिलेगा फ्री में। ठीक है, ये किस योजना के तहत है, तो नारी शक्ति योजना के तहत दिया जाने वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना में 2 गांधी मैदान के पास, आपने जाना होगा खादी मॉल के बारे में, बहुत सारे फॉरनर आते हैं घूमने भी। ठीक है, बहुत सारे मंत्री भी आते हैं। तो पटना के अंदर एक खादी मॉल है, गांधी मैदान के पास जाओगे तो वो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है। उसका मेन मोटो क्या है कि जो लोअर मीडियम लोग हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, कुटीर उद्योग से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, उनके पास पैसा जाए, वो भी क्या अपने मतलब कमा सके, खादी का थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। समझ गए, तो उसी के तहत मतलब उसी के तर्ज पे अब खादी मॉल जो सिर्फ पटना में नहीं है, इस साल जो मोटो रखा गया था 23-24 के अंदर कि पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। और आप लोग बनाइए, जो भी पूर्णिया और मुजफ्फरपुर से बच्चे हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ बना खादी मॉल या नहीं बना। ठीक है, इसके बाद हमको आइडिया नहीं, लेकिन आप ही लोग बता सकते हैं कि नहीं। लेकिन मोटो ये रखा गया था, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी क्या करेंगे, 2 खादी मॉल बनाए जाएंगे, जस्ट लाइक पटना। समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, देख लो अल्पसंख्यक में यहाँ कौन आते हैं, हिंदू महिलाएं नहीं आती है यहाँ। अल्पसंख्यक के मामले में आते हैं हिंदू महिलाओं को छोड़कर जितनी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, सिख महिलाएं, जो भी हैं, वो सब क्या आती है, अल्पसंख्यक महिलाएं की कैटेगरी में आती है। हिंदू महिलाएं नहीं आती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। तो वो भी क्या होनी चाहिए, तलाकशुदा होनी चाहिए। तो तलाकशुदा जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनकी अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत देखो क्या लिखा हुआ है, एक योजना चलता है बिहार के अंदर, उसका नाम है अल्पसंख्यक कल्याण योजना। ये अब से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण योजना। तो पहले क्या था कि इसके तहत जो था ओनली 10,000 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन जो नया बजट आया उसमें बोला है कि नहीं, अब 25,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। नॉट ओनली 10,000, बल्कि अब 25,000 देंगे महिलाओं को, जो महिलाएं तलाकशुदा और अल्पसंख्यक महिलाएं। समझ गए, किस योजना के तहत, तो अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको डायरेक्ट यही पूछ सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण योजना है क्या। तो इसमें सीधे आप बोलिएगा कि ये तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को मतलब क्या करते हैं, कल्याण करने के लिए योजना लाया गया, जिसमें महिलाओं को 25,000 रुपये देने की बात कही गई। ठीक है, अब 10,000 याद नहीं रखना, अब याद रखना 25,000 दिया जाने वाला। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बजट का, तो इस बजट में बोला गया कि 11 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल में बदलने की योजना है। जो सदर अस्पताल होती है उसको मॉडल अस्पताल बताया जाएगा, यानी कि मॉडल मतलब समझ रहे हो, फुली डेवलप्ड होगा पूरे अच्छे से, तुम उसमें साफ सफाई जो भी है इक्विपमेंट वगैरह तुम फुली लोडेड, समझ रहे हो, मतलब उसको पूरा अच्छे से डेवलप करा जाएगा। 11 से 10 अस्पताल को मॉडल अस्पताल में बदलने की योजना की गई है। साथ में 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की भी ऐलान करा गया। और ये हुआ है कि नहीं, ये आप लोग बताएंगे। 9 जिलों में क्या हुआ, 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी ऐलान करा गया इस बजट के तहत। समझ गए, 11 सदर अस्पताल को डेवलपमेंट करके बनाया जाएगा मॉडल अस्पताल, और 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, अस्पताल नहीं बल्कि क्या है, कॉलेज है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ कि IGIMS में 1200 का बेड का निर्माण कराया जाएगा, और साथ में PMCH को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हेतु 5,540 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत है। सोच लो, स्पेशली जो PMCH है, पटना मेडिकल कॉलेज जो होता है, मतलब समझ रहे हो, PMCH आप जानते भी होंगे, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, है कि नहीं। तो इसको डेवलपमेंट कराने के लिए बहुत ऐसा क्या होता है, बुराई वगैरह भी होता है कि PMCH वाली सुविधा नहीं है, ये है वो है। तो इसको डेवलपमेंट कराने के लिए बिहार सरकार ने स्पेशल क्या करा है, 5,550 करोड़ अलग से इसके लिए स्वीकृति करा है, इसको डेवलप करके इसको मॉडर्न बनाया जाए।
5,540 करोड़। अब डेवलप हुआ कि नहीं ये आप लोग बताएंगे, समझ गए। ये था पीएमसी डेवलपमेंट क्लास करा गया। आगे पॉइंट पढ़ते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी, देखो ये मोड रखा गया बजट 2023 में। क्या बोल रहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा खेत रहे जहाँ पे लोग बिना पानी के अपना क्या करें, फसल बर्बाद कर दे। तो मोटो क्या रखा गया, हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में प्राथमिकता मिलेगी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये है कि हर मतलब मोटो मोटो क्या रखा कि सिंचाई को अच्छा डेवलप करना है और गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का मोटो रखा गया बस। और उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। जो गाँव अच्छे से सुंदर साफ है अच्छा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि अच्छा गाँव है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मखाना एवं मधु के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। सोच लो, मखाना मतलब क्या हो गया, आप जानते हो बिहार में मखाना काफ़ी फेमस है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। और मधु का मतलब होता है शहद, महद, ठीक है। उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे ताकि उत्पादों की उत्पादकता बढ़े और बाजार मिले। एक्सीलेंस सेंटर में क्या होगा, अपने मखानों को आप जाकर वहाँ बेच सकते हो। राज्य सरकारें आपको हेल्प करेगी उसको बेचने के अंदर, ठीक है। तो क्या बनाया जा रहा है, एक्सीलेंस सेंटर बनाने की जाने की मतलब घोषणा की गई ताकि आपको उत्पादकता भी बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब पैदा करो और उसके लिए आपको बाजार भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा, है कि नहीं। तो ये था एक्सीलेंस सेंटर बनाना किसके लिए, मखाना और मधु के लिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, एक रोड मैप बनाया गया कृषि के लिए, यह चौथा रोड मैप है। इसमें बोल रहा है कि दलहन तिलहन के विकास के लिए संस्थान बनाए जाएंगे। मतलब कुछ संस्थान बनाए जिसमें क्या जोर दिया जाएगा कि दलहन और तिलहन को आप इम्प्रूव कीजिए, इसका बढ़ावा कैसे हो, इसके लिए संस्थान बनाए जाएंगे। ये रोड मैप, कृषि रोड मैप के तहत ऐसा ऐलान करा जाएगा, समझ गए। दलहन और तिलहन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा होता है और इस पर बेचने प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है कि नहीं, तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन के लिए नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। सोच लो, विभिन्न स्तरों के आयोजन के लिए, जैसे गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, पंचायत में कोई भी मतलब सरकारी काम होता है या कोई भी योजना वगैरह होता है तो डायरेक्ट पंचायत भवन में होता है कि नहीं। अगर आप गांव से रिलेटेड हो तो आपको पता होगा ये बात। लेकिन शहरों में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि कोई भी काम में हो तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे जाकर नेता रहेगा, क्या जो भी नगर निगम में कहाँ पे काम करेगा जाकर, मतलब ऑफिशियल टाइप का कुछ होता नहीं है यहाँ पे जनरली आपको। तो लेकिन यहाँ पे उसी के लिए क्या किया जा रहा है कि विभिन्न स्तर के आयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन के लिए क्या बनाया जाएगा, नगर भवन बनाया जाएगा। नगर भवन के रूप में क्या करा, सभी नगर निकाय जो नगर निगम का जो इलाका है उसके अंदर सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जाएगा। यानी कि हर एक इलाके के अंदर क्या हुआ, एक सम्राट अशोक भवन होगा जिसमें विभिन्न स्तर के आयोजन करवाए जाएंगे, समझ गए। तो ये मोटो रखा गया सम्राट अशोक भवन बनाने का, ठीक है। प्रति व्यक्ति शौचालय से लेकर कल्चरल शौचालय, शहरी गरीब के में बहुमंजिला मकान, सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर शवदाह गृह का निर्माण होगा। देखो क्या क्या होगा, व्यक्तिगत शौचालय से लेकर, व्यक्तिगत शौचालय तो बनाया ही जाएगा, क्लस्टर शौचालय ही बनाया जाएगा, शहरी गरीबों के बहुमंजिला मकान, जो शहर में जो गरीब रह रहे हैं उनको बहुमंजिला मकान, देखो ऐसा तो होने वाला है नहीं, बस इसमें वादा किया गया अलग बात है। बहुमंजिला मकान, सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर शवदाह गृह निर्माण, यानी कि शवदाह का मतलब समझ गए होगा आपको, सबको दहाने के लिए या सबको जलाने के लिए कराया जाएगा, आपको घर बनाया जाएगा, समझ गए। ये है बोले शवदाह का मतलब ये होता है, मतलब सबको दहाना या जलाना या जो भी है तो उसके लिए वो घर बनाए जाएंगे हर एक घाट के ऊपर। ये है, तो इसके साथ तो बहुत चीज़ होगा नहीं या ना होगा कभी। इसे में बोला जा रहा है, देखो पहला तो क्या कि व्यक्तिगत शौचालय से लेकर कल्चरल शौचालय बनाया जाने वाला है हर एक पूरे मतलब शहर में। ऐसा तो होता नहीं है, कहीं कहीं है अभी तो बर्बाद है, ठीक है, सरकार फोकस नहीं करती है। दूसरा याद रखना, शहरी शहरी गरीबों के लिए गरीबों के बहुमंजिला मकान, लगता है आपको ऐसा होगा, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला मकान बनाए जाएंगे। बना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ना शायद होने वाला, अगर हुआ है तो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। और साथ में क्या था पॉइंट, शवदाह गृह बनाया जाएगा हर एक घाट पे। बिहार में जो भी घाट है, मतलब पटना में जो घाट है गंगा किनारे उसके भी ऐसा किया जाएगा। जातिगत जनगणना के तहत जातियों को जनगणना और आर्थिक स्थिति का आकलन कराया जाएगा। ये तो हुआ है, जातिगत जनगणना की बात कही गई थी कि तहत जातियों की जनगणना और आर्थिक स्थिति का आकलन कराया जाएगा कि आर्थिक स्थिति कैसा है। तो इन लोगों ने तो सिर्फ आर्थिक आकलन पर ज़्यादा फोकस करा नहीं है, ये लोग से ज़्यादा जातीय जनगणना पर फोकस करते हैं क्योंकि वोट वगैरह लेना है, समझ रहे हो पॉइंट।
तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इतना काम किए जाएंगे बजट 2023-24 के तहत, समझ गए। तो बजट 2023-24 का जो भी मेन पॉइंट था आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना, कौन कौन से पॉइंट हम जल्दी से क्विक रिविजन कर देते हैं ताकि आपको एक और आइडिया मिल जाए। यानी फर्स्ट और क्या पढ़ा कि बीपीसी के तहत क्या जाएगा आपको, मतलब वैकेंसी भरे जाएंगे, जो खाली वैकेंसियाँ हैं जो भरी भी जा गई है, ये काम करा गया है शिक्षा के लिए, क्योंकि आया था 40,551 करोड़। उसका दूसरा पॉइंट में हम क्या पढ़ा था कि नारी शक्ति योजना के तहत क्या आ जाएगा, अगर यूपीएससी या बीपीएससी क्वालिफाई करते तो आपको दिया जाएगा 1,50,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर खादी मॉल की बात कर रहा था कि पटना के अलावा पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनेगा। फिर मैंने बताया कि तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिला उनको क्या दिया जाएगा, 10,000 की जगह पर 25,000 रुपये दिया जाएगा, किस योजना के तहत, अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था, 11 जो 21 सदर अस्पताल थे उसको डेवलप करके क्या बनाया जाएगा, मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा, और साथ में 9 जिलों में क्या करा जाएगा, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये वादा किया गया। फिर अब क्या बोला आपने कि पीएमसी का डेवलपमेंट कराया जाए, लगभग 5,540 रुपये खर्चा करा जाएगा पीएमसी का डेवलपमेंट करने के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा आपको कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचे और स्वस्थ गाँव समृद्ध गाँव के लिए उन कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, समझिए। जिस गाँव में सिंचाई अच्छी सुविधा है, जहाँ पर स्वच्छ है, तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, ये बात बोला गया है। और इसको करने की कोशिश भी की जाएगी, समझ गए। मखाना और मधु के लिए क्या करा जाएगा, एक्सेलेंस सेंटर खोजा जाएगा ताकि उनको अच्छा से मार्केट मिल जाए, वो उत्पादकता को भी बढ़ा सके, समझ गए। फिर चौथा कृषि रोड मैप लाया गया, उसमें दलहन और तिलहन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। उसके लिए क्या हुआ, स्पेशल एक संस्थान बनाया गया। वही बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में बिजनेस का आयोजन करने के लिए क्या करवाया जाएगा, हर एक मतलब नगर निकायों के अंदर क्या होना है, सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा, समझ गए, ये बात बोला गया है। फिर व्यक्तिगत शौचालय से लेकर क्लस्टर शौचालय बनाए जाएंगे, ये बोला गया है। शहरी जो गरीब हैं, जो शहर में गरीब रह रहे हैं, उनके लिए बहुमंजिला इमारत बनाए जाएंगे, ये बोला गया। साथ में क्या बोला गया कि सभी घाटों पर क्या बनाया जाएगा, सुविधा गृह बनाया जाएगा, ठीक है। फिर ये भी बोला गया, बजट में बोला गया कि ज़्यादा जनगणना की जाएगी, और साथ में आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया जाएगा, तो ये भी हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा बजट 2023-24 की बातें, इसको आपको ध्यान में रखना, क्लियर है। तो ये सिर्फ आज तक इतना ही रहते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृषि से रिलेटेड जो मामले होंगे उसको आगे पढ़ेंगे, सेक्टर बाय सेक्टर का डिवाइड होकर पढ़ेंगे आप, तो आपको लोड भी नहीं पड़ेगा और आपको याद भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।